यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के जून 2023 का एंटी नेट का एग्जाम जो है वो होने वाले हैं 13 जून से, और 13 जून से लेकर 22 जून तक जो है वो अपने एग्जाम जो है वो होंगे। ओके, अभी तक एग्जाम डेट तो नहीं आया है कि कौन सा किस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो किस डे को होगा, बट सून जल्दी जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर प्रीवियस ट्रेंड की भी बात करते हैं तो वही है कि यार 2-3 दिन पहले ये बताते हैं कि आपका पेपर जो है वो किस डेट को है, ठीक है ना। तो खैर उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। बात जो है वो ये आ रही है कि पेपर को रह गए लगभग 9 दिन, और 9 दिनों के अंदर अपने को जो है वो क्या करना, जैसे आज जो है वो 4 तारीख तो हो गई है, ठीक है, तो 4 तारीख से लेकर के और अपने 12 तारीख तक, ठीक है, तो हमारे पास में जो है वो कितने 9 दिन पड़े हैं। 4 से लेकर 10 तक 7 और 2 11 और 12 के, ठीक है। अब 9 दिन के अंदर अपने को सारा का सारा सिलेबस है वो रिवाइज भी करके जाना है, क्योंकि अगर सिलेबस अगर रिवाइज होगा प्रॉपरली तो एग्जाम के अंदर हम बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, क्योंकि रिवीजन वेरी मस्ट होती है और साथ में प्रैक्टिस भी जरूरी है। अब रिवीजन के लिए तो हम लोगों ने रिवीजन वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है। अब जो है वो बात आ रही थी प्रैक्टिस का, कि प्रैक्टिस अपने को जो है वो कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने 10 डेज के लिए 10 यूनिट्स के एमसीक्यू जो है वो करवाने का निर्णय लिया, जिसके अंदर लास्ट जो वीडियो था जो कल हमने डाला था उसके अंदर हम लोगों ने इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यू जो है वो डाल दिए थे, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा आईबी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, लेटेस्ट एफटीपी से रिलेटेड, ये सब वो हमने उसके अंदर डाल दिया था। अब आज जो है वो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 2 दैट इज अकाउंटिंग का, और पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट कोड 17 है उसका यूनिट नंबर 4 बोले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, इन यूनिट्स के एमसीक्यूज को आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मिलाकर के 91 क्वेश्चंस, कितने 91, 91 क्वेश्चन। लास्ट जो हमने आईबी पढ़ा उसमें तो 75 हमने क्वेश्चन किया था। आज जो है वो हम लोग करने वाले 91 क्वेश्चन, बढ़िया वाले 91 क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर से कंपनी अकाउंट के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर से आपके पास में जो बेसिक अकाउंटिंग कन्वेंशन पोस्टुलेशंस उनके क्वेश्चन भी आएंगे, जिसके अंदर आपको कॉस्टिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अपना रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है जो इंडेस है उसके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके अंदर साथ में आपको जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, बजटिंग हो गया, इन सबके क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाले हैं। तो ओवरऑल मिला के 91 क्वेश्चन हम जो है वो आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इन 91 क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार आप जरूर लगा के जाना। एक बार तो वीडियो के अंदर लगा लो, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेना, देन उसके बाद में जो है वो आप एक बार पेपर से जाने से पहले इसको जरूर जो है वो देख जाना एक बार, ठीक है। अगर पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा तो पीडीएफ देख जाओगे तो आपका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ओके जी, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग जो है वो आज हमारे अकाउंट्स के टॉप 91 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, और लगभग इससे सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके टच भी हो जाएंगे। ओके जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग अपकमिंग दिसंबर 2023 या जून 2024 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हम लोग जो आपको ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर हम आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों का कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड आपको करवाएंगे। जो हमारा कंप्लीट पैकेज होता है उसके अंदर आपको 4 चीजें जो है वो देखने को मिलेगा। दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट चैप्टर वाइज हमने वीडियो लेक्चर बना रखे, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 600 प्लस वीडियोस लेक्चर है वो मिलेगा। प्लस में आपको जो देखने को मिलेगा स्टडी मटेरियल, सारा हार्ड कॉपी में आपके पास में आएगा। जैसे अभी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारा अकाउंट्स का जो है वो बुक है। इस तरीके से पेपर 2 की जो है ये कॉमर्स वाली बुक है, ये मैनेजमेंट की बुक है। इस 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर नंबर 2, तो टोटल मिला के 20 किताबें भी मिलेंगी। साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस की एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में, और रिवीजन करने के लिए हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो भी आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो आ रहा है, वो है क्या, बोलता है कैश फ्लो एनालिसिस इज एन इंपोर्टेंट फाइनेंशियल टूल। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं या कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं तो बोलता है ये एक इंपोर्टेंट फाइनेंशियल टूल है, एक इंपोर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। किस चीज के लिए,
इट इज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल फॉर द मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है। ओके, बोलते हैं इसका जो चीफ एडवांटेज है, इसका जो मेन एडवांटेज है वो क्या है? सबसे पहला ये हेल्प करता है कैश मैनेजमेंट में। हाँ जी बिल्कुल, कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से आपको पता चलता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कहां कहां से कैश आपके पास में आया और कहां कहां पे कैश गया, तो उसके माध्यम से आप लोग कैश मैनेजमेंट कर सकते हो। यस कर सकते हैं। ये हेल्प करता है एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्या कैश फ्लो आपको एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करता है क्या? सर कैश फ्लो मैनेजमेंट इज द इंटरनल मैनेजमेंट टूल। ये मैनेजमेंट को इंटरनल डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो हेल्प करता है, लेकिन ये एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो हेल्प नहीं करता। तो ये इसका पार्ट नहीं है। ये हेल्प करता है इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बिल्कुल, आप इंटरनली जो है वो देख सकते हो कहां कहां से आपके कौन से आपके जो है वो सोर्सेज है, कौन सी आपकी एप्लीकेशन है, ये भी ठीक है। और कैश फ्लो एनालिसिस जो है वो डिस्क्लोज करता है मूवमेंट ऑफ द कैश। बिल्कुल सही बात है, ये मूवमेंट जो है कैश का, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, दोनों को जो है वो क्या करता है? डिस्कस करता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट का जो आंसर है वो है 1 A, C एंड D। तो A, C, D बोले तो फर्स्ट। अब यहां पे मैंने कुछ लिखा भी है कि कैश फ्लो एनालिसिस या कैश फ्लो मैनेजमेंट बेसिकली ये क्या है? इंटरनल मैनेजमेंट टूल है। ये क्या है? एक इंटरनल मैनेजमेंट का टूल है। इट इज नॉट यूजफुल इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्सटर्नल एनालिसिस कर सकते हो आप, ध्यान देना मेरी बात को। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से एक्सटर्नल एनालिसिस कर सकते हो। आपको यह पता चल जाएगा कि कितना आपने बाहर से पैसा उधार लिया और कितना बाहर पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये आपको बिल्कुल भी जो है वो हेल्प नहीं करता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल जो कैश फ्लो एनालिसिस है वो एक्सटर्नल एनालिसिस में हेल्पफुल है, बट नॉट हेल्पफुल इन द एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट। ठीक है जी। अगला, व्हेन प्राइस आर राइजिंग, अगर प्राइस जो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, देन द LIFO प्रोड्यूस। LIFO का मतलब क्या होता है? LIFO बेसिकली ना स्टॉक टेकिंग का एक मेथड है जिसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO में क्या है? जो सामान पहले आया उसको पहले कंज्यूम किया जाएगा, लेकिन LIFO में क्या होता है? जो सामान सबसे लास्ट के अंदर आया, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो है वो आया है, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं अगर प्राइस जो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, तो LIFO क्या प्रोड्यूस करेगा? आप LIFO अगर प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं तो जो सबसे आखिरी के अंदर आपके पास में अभी जो लेटेस्ट स्टॉक आपके पास में आया हुआ है वो महंगे रेट पे है या सस्ते रेट पे है? सर क्योंकि प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं तो जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो मेरे पास में स्टॉक आया है, जो इन्वेंट्री आया है, वो मेरे पास कैसा आया होगा? महंगा आया होगा, ठीक है। तो अगर प्राइस जो वो बढ़ रहे हैं और आप LIFO मेथड को अगर जो है वो क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, तो आपका, मेरा क्वेश्चन ये है, तो उससे होगा क्या? उससे आपका जो कॉस्ट है वो क्या आएगी? बढ़ के आएगी। कॉस्ट क्या आएगी? बढ़ के आएगी। और इन्वेंट्री का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मैंने यहां पे कुछ लिखा, LIFO जो है वो क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो जो इन्वेंट्री सबसे लेटेस्ट आई है, तो जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक सबसे लेटेस्ट आया है, उसे हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे लेटेस्ट इन्वेंट्री महंगी आई है। तो अगर आप उसको यूज करोगे स्टॉक टेकिंग के अंदर, जब आप स्टॉक देखोगे ना, तो आप उसको जब यूज करोगे तो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो इन्वेंट्री का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट। हाईएस्ट कॉस्ट फ्लो, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और लोवेस्ट इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? कम रहेगा। चलो जी नेक्स्ट, थर्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द फिक्स एसेट। जब आप डेप्रिसिएशन को जो है वो चार्ज करते हो किस पे? फिक्स एसेट पे, इन दी फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो वो जो है वो क्या है? डेप्रिसिएशन को अगर हम चार्ज करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन इज द सोर्स, बट एक्चुअल के अंदर हमेशा आप ये बोलो कि डेप्रिसिएशन सोर्स है, वो जरूरी नहीं है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है? सोर्स। आप ये इसलिए बोल सकते हो क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन से एक्चुअल में पैसा आता है आपके पास में? क्या हार्ड मनी आती है आपके पास में? नहीं। तो डेप्रिसिएशन को हमेशा सोर्स ऑफ फंड बोलना जो है वो सही नहीं है। डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है? डेप्रिसिएशन इज सोर्स ऑफ फंड इन द लिमिटेड सेंस। सिर्फ लिमिटेड सेंस में हम उसको जो है वो सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार डेप्रिसिएशन सोर्स है? नहीं, सोर्स नहीं है। डेप्रिसिएशन एप्लीकेशन है? नो। डेप्रिसिएशन सोर्स है इन लिमिटेड सेंस? यस। एंड डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। क्या करने के लिए? फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कंप्यूट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन जब आप निकालते हो तो नेट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्या करते हो? माइनस करते हो। तो लेकिन वो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसीलिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब आपको निकालना होता है कि आपको ऑपरेशन से कितना पैसा मिला, उसको निकालते हो हम डेप्रिसिएशन, बेसिकली जो नॉन कैश नेचर के आइटम्स होती है उनको दोबारा से प्रॉफिट में क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं। तो आंसर जो है वो आएगा वो क्या आएगा? सी एंड डी। तो थर्ड का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फोर्थ बोले तो सी एंड डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोलता है फर्म ए ने एक्वायर किया फर्म बी को, ए कंपनी ने एक्वायर कर लिया बी को। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, समझना इसको। मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बी इज 20 पर शेयर। जो मार्केट प्राइस है बी का वो क्या है, 20 रुपीज पर शेयर है, और ईपीएस है 5 रुपए, और अर्निंग पर शेयर जो कितनी है 5। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेशियो 1.5:1, एक्सचेंज रेशियो जो लिया वो क्या लिया, 1.5:1 लिया। तो बोलते व्हाट इज द पी रेशियो यूज इन एक्वायरिंग फर्म बी। तो बी फर्म को एक्वायर करने में हमने जो है वो बी फर्म का पी रेशियो क्या लिया होगा। आप पहले ये बताओ, पी रेशियो सुना आपने? हाँ जी सर सुना है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। कैसे निकालते हैं, एमपीएस अपॉन में ईपीएस। तो अगर मेरा एमपीएस है 20 रुपए, ईपीएस है मेरा 5 रुपए, तो मेरा प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो क्या होगा सर, पी रेशियो मेरा आया होगा 4। पी रेशियो हमेशा टाइम्स में आता है, और ये इंडिकेट करता है कि जो आपका अर्निंग है, जो आपकी अर्निंग है उसके मुकाबले में आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है एमपीएस है वो कितने टाइम्स है। तो यहां पे हमने देखा हमारा ईपीएस तो है कितना 5, और हमारा जो एमपीएस है वो कितना है 20। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो मार्केट प्राइस है, हमारा जो P0 है वो हमारे अर्निंग का 4 टाइम्स है। ओके जी। अब यहां पे हमने पी रेशियो निकाल लिया। अगर एग्जिस्टिंग सिचुएशन होता तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में पी रेशियो कितना आ गया 4। लेकिन जब फर्म ए ने फर्म बी को क्या किया, एक्वायर किया, तो उसने एक्सचेंज रेशियो जो यूज किया वो क्या किया, 1.5:1 किया, 1.5:1 यूज किया। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक्वायरिंग फर्म का जो है वो पी रेशियो क्या एज्यूम किया होगा। तो बोलता है नॉर्मल सिचुएशन में हमारा जो पी रेशियो वो क्या रहा होगा 4। नॉर्मली हमने कंप्यूट कर लिया, हमारा पी रेशियो कितना है 4। लेकिन जो कंपनी ए है उसने कंपनी बी को, मतलब फर्म ए ने फर्म बी को जो है वो जो ऑफर किया एक्सचेंज रेशियो वो कितना गया 1.5:1, मतलब एक के बदले में 1.5 दिया। एक शेयर, मतलब फर्म ए ने फर्म बी को फर्म बी के एक शेयर के बदले में अपने 1.5 शेयर दिए। तो इसका मतलब जो पी रेशियो इन्होंने लेके चले वो कितना लेके चलो, जो एग्जिस्टिंग पी रेशियो होगा उसका 1.5 गुना। तो एग्जिस्टिंग पी रेशियो कितना आपका 4, तो 4 का 1.5 इंटू 1.5 करोगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 6। तो आंसर इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा 6। समझ रहा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फर्म ए ने बी को एक्वायर कर लिया, मार्केट जो प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो बी कंपनी का 20 रुपए, और अर्निंग पर शेयर कितना था 5 रुपए। बोलता है फॉरेन एक्सचेंज रेशियो 1.5, अगर एक्सचेंज रेशियो जो है वो कितना है 1.5:1 है, मतलब एक के बदले में 1.5 शेयर मिल रहे हैं। कंपनी बी के एक शेयर के बदले में कंपनी ए के 1.5 शेयर मिल रहे हैं। तो बताओ हमने कंपनी बी का जब कंपनी ए ने जब ये एक्सचेंज रेशियो निकाला होगा तो कंपनी बी का पी रेशियो क्या लेके चले होंगे। तो नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल स्टाम्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारा पी रेशियो कितना है 4। लेकिन क्योंकि कंपनी ए ने 1.5 शेयर ऑफर किया है एक के बदले में, तो इसका मतलब हमने जो पी रेशियो हम यहां पे लेके चले होंगे वो कितना 1.5 गुना होगा एग्जिस्टिंग का। एग्जिस्टिंग कितने 4 का 1.5 गुना जो है वो कितना हो गया 6। तो हम क्या लेके चलेंगे 6। तो फोर्थ का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 6। चलो जी आगे। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो है वो क्या कर दोगे बेच दोगे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच के आपके पास में क्या आएगा पैसा आएगा। तो वो क्या है सोर्स है, एप्लीकेशन है सर, सोर्स ऑफ फंड है। तो फिफ्थ का आंसर क्या बनेगा बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। देखो IASB की पहले कहानी आप समझो। IASB क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ये बेसिकली जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है IFRS है उनको इशू करने का काम करता है। पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। बोलते हैं IASB जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। पहली बात तो IASB जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्या करती है, सेट करती है स्टैंडर्ड किसके लिए, फॉर IFRS, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क्स है उनके लिए जो है ये एक फाउंडेशन स्टोन है। ठीक है। IASB जो है उसको पहले क्या बोलते थे, IASC बोलते थे। ठीक है जी। IASB जो है वो सोल बॉडी है, अकेली बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है इशू करने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ओके। IASB लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसको, किस लिए, गैप को अडॉप्ट करने के लिए। गैप क्या होते हैं, GAAP, गैप जो है वो है क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो गैप जो है वो सेट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, प्रिंसिपल का, प्रोसीजर का, विच आर इशू बाय द FASB, जिसको किसने इशू किया, FASB बोल दो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। और जो IASB है वो कभी भी गैप को जो है वो फॉलो नहीं करता। गैप का जो एम होता है वो क्या होता है, इंप्रूव करना कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड कंपैटिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो क्वेश्चन जो है वो अब क्या है, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूड, इनमें से किस चीज को जो है, मतलब यहां पे आपको 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है IASB का, और बोलते हैं इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया। एक्सक्लूड किया गया, IASB की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्सक्लूड किया गया। पहला, हार्मोनाइजेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या IASB की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हार्मोनाइज और कन्वर्ट करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, बिल्कुल सर, ये तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा,
प्रमलगेशन एंड अडॉप्शन ऑफ द गैप, क्या गैप को अडॉप्ट करना आईएसबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नहीं सर, ये इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी। बाकी आगे देख लो, प्रमलगेट करना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, हाँ ये तो ये आईएसबी करता है। प्रमलगेट करना एंड गेन करना एक्सेप्टेंस ऑफ द आईएफआरएस, हाँ जी ये भी को जो है वो आईएसबी करता है। तो आंसर जो बनेगा 6 का वो क्या बनेगा? बी। क्या बनेगा? बी। चलो जी, 6 के बाद 7th क्वेश्चन आता है, बोलता है ए फर्म करंट एसेट, एक कंपनी की करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बता रखी है। करंट एसेट जो है वो कितनी है? 1600। करंट लायबिलिटी जो कितनी है? 1000। हाउ मच इट कैन बोरो, अब वो जो कितना पैसा बोरो करे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम कितना पैसा बोरो करें विदाउट रिड्यूसिंग द करंट रेशियो बिलो 1.25, कि हमारा करंट रेशियो जो है वो 1.25 से जो नीचे ना जाए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। और करंट रेशियो भी जो है हम क्या चाह रहे हैं, अब इसके बेस पे तो करंट रेशियो हमारा 1.6 है, क्योंकि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करोगे तो 1.6 आएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम कितना पैसा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से क्या करें, कलेक्ट करें, जिससे हमारी जो करंट रेशियो वो 1.25 से नीचे ना जाए। अब देखो, इफ यू बोरो, अगर हम पैसा उधार लेंगे तो हमारी एक तरफ तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा, सेम अमाउंट से हमारी एसेट भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो उसकी वजह से जो है क्या होगा? दोनों जो है वो क्या होंगे? इंक्रीज। तो if we borrow the current liability, if we borrow अगर हम कोई भी पैसा उधार लेंगे तो उससे क्या करंट, शॉर्ट टर्म के लिए बात करो तो उधार लेंगे तो एक तरफ तो कैश आ जाएगा तो करंट एसेट बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोल तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा जी। तो दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, लेट जो हमने बोरो किया मान लो कि वो एक्स है, तो अब जो है वो नई करंट एसेट क्या होगी? 1600 प्लस में एक्स, और नई करंट लायबिलिटी क्या होगी? 1000 प्लस में एक्स। तो करंट रेशियो जो है वो क्या निकलेगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। नया रेशियो 1.25 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो डिजायर्ड करंट रेशियो वो कितना है? 1.25। तो ये है 1.25। करंट एसेट कितनी है? 1600 प्लस में एक्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 1000 प्लस में एक्स। जब आप इसको कंप्यूट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1400। तो आप 1400 रुपए जो है वो क्या कर सकते हो? बोरो कर सकते हो। 1400 रुपए आप जो बोरो कर सकते हो, इससे आपकी जो करंट एसेट जो आपका करंट रेशियो वो 1.25 से नीचे नहीं जाएगा। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो, आपको कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है, फाइंड आउट द एफिशिएंसी रेशियो। आपको इसके बेस पर जो है एफिशिएंसी रेशियो को कंप्यूट करना है। बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है 880 यूनिट का। हमने सोचा था कि हम जो है वो 880 यूनिट को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, जबकि एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ? 750 यूनिट का। हमने सोचा तो ये था कि 880 क्वांटिटीज को हम लोग क्या करें? प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्चुअल के अंदर हमने जो प्रोडक्शन किया वो कितना? 750 क्वांटिटी का। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर जो है पर यूनिट वो कितना था? 10 घंटे का, जबकि एक्चुअल आवर जो हमने यूज करा वो कितना किया? 6000 घंटे। अब देखो, स्टैंडर्ड आवर तो था कितना? 10 घंटे, लेकिन हमने जो एक्चुअल आवर जो यूज करे वो कितने करे? 6000 घंटे हमने यूज करे हैं। किसको? 750 क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो जी, एफिशिएंसी रेशियो जो है वो क्या होती है? एफिशिएंसी रेशियो जो है वो मेजर करती है प्रोडक्शन आउटपुट for a period in the production cost center took more or less direct labor time than expected। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेशियो का, एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड डायरेक्ट लेबर फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन में एक्चुअल लेबर वर्किंग आवर इनटू में 100। अब यहां पे देखो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हमारा कितना हुआ? 750 यूनिट। तो कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था? सर 750 यूनिट को प्रोड्यूस करने में स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था 7500 घंटे। कितने? 7500, जबकि एक्चुअल घंटे कितने लगे? 6000। तो हमारी एफिशिएंसी अच्छी है बुरी है? सर 750 क्वांटिटी को बनाने के लिए लगना चाहिए था 7500 घंटे, लेकिन हमारे लगे सिर्फ 6000 घंटे। तो हमारी एफिशिएंसी क्या बड़ी है? तो एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकलेगा? ऊपर तो आएगा एक्सपेक्टेड मतलब स्टैंडर्ड, और नीचे क्या आएगा? एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड था 7500, नीचे एक्चुअल 6000, इंटू 100 करोगे तो आंसर आएगा 125%। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आपका एफिशिएंसी रेशियो 100% से क्या आ रहा है? एक्सीड हो रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा ग्रेटर लेबर एफिशिएंसी देन बजटेड एंड वाइस वर्सा। तो आंसर जो बनेगा अपना इसका वो क्या बनेगा? 8 का ए। चलो जी, 8 के बाद 9th बोलते हैं व्हाट शुड बी द ईओक्यू। आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहां पे जो है बताना है फॉर द प्रोक्यूरमेंट। अगर आपको 20000 क्वांटिटी की जो है वो जरूरत होती है पूरे साल के अंदर, प्राइस जो है एक क्वांटिटी का वो कितना है? 12 रुपए। ठीक है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 2000 रुपए। एक बार जब आप ऑर्डर करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 2000 रुपए। इन्वेंटरी की जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 25% होता है इन्वेंटरी वैल्यू। ठीक है जी, इसके बेस पर आपको जो ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2AO, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अपॉन में सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। जो कैरिंग कॉस्ट होती है हमेशा पर यूनिट होती है, उस पूरे का अंडर रूट। तो मैंने यहां पे देख लिया 2 इंटू ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 20000 क्वांटिटी, इंटू में ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2000, अपॉन में सी का मतलब जो है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपए, और इंटू में क्या करोगे? कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 25%। तो 12 का 25% कितना आ गया? 3 रुपए। तो आप इसको कंप्यूट करोगे आंसर आएगा 5164 यूनिट। बोले तो बी।
चलो जी आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करते हो, प्रिपेयर करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो आप किन किन चीजों को इंक्लूड करते हो। देखो वैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है, और साथ में जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम लेके चलते हैं, क्या कैश फ्लो आता है उसमें, यस आता है, फंड फ्लो नहीं आता, बैलेंस शीट आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आती है, इनकम स्टेटमेंट मतलब P&L अकाउंट ये भी आता है, यस ये भी आता है। तो आंसर जो बनेगा 10th का वो क्या बनेगा 1 3 4 5 बोले तो बी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करना इंडेक्स 8, इंडेक्स 110, इंडेक्स 7, इंडेक्स 24। इंडेक्स 8 जो है वो किसका है, वो है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर का। इंडेक्स 110 जो है वो किसका है सर, इंडेक्स 110 जो है वो है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इंडेक्स 7 जो है वो किसका है, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का। और इंडेक्स 24 जो है वो किसका है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। तो आंसर जो बनेगा 11th का वो क्या बनेगा सी। चलो जी 12th, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंस्ट्रक्ट एंड प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू देयर प्रेसिडेंस। अब आपको प्रेसिडेंस के बेस पर जो है वो आपको यहां पे 5 जो है वो अलग अलग अकाउंटिंग बेसिकली कंस्ट्रक्ट और प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, उनको आपको जो है वो क्या करना है, मैच, उनको आपको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। जब कभी भी आप अकाउंटिंग करते हो सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आप फॉलो करते हो वो क्या होता है, मुझे पहले ये बताओ सर। जब कभी भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हम यूज करते हैं वो होता है अपना सेपरेट लीगल एंटिटी। हम ये मानते हैं कि भाई बिजनेस, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की या बिजनेसमैन की, बिजनेस की। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या अलग है, दे बोथ आर द सेपरेट लीगल एंटिटीज। तो मतलब ये सेपरेट एंटिटीज है। ठीक है, तो सबसे पहला अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम यूज करते हैं दैट इज द थर्ड, बोले तो सेपरेट एंटिटी एंड गोइंग कंसर्न। इसके बाद में अब जो है वो हम क्या करते हैं, आपने ये तो देख लिया, अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है उन सबका हम पहले से अकाउंटिंग कर लेंगे, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉस। इसके बाद अब हमने ये कर लिया, अब हम जो है वो क्या करेंगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अब क्योंकि लॉसेस का तो पहले जो है वो आप क्या कर लो, ट्रीटमेंट कर लो, तो हमने कर लिया। अब आप क्या करोगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होने के बाद अब जो है वो क्या करोगे, आप मैचिंग करोगे। मैचिंग में करंट ईयर के खर्चे को करंट ईयर की इनकम के साथ जो है वो मैच करोगे, कर लिया। और आखिरी के अंदर जो है वो क्या आएगा, फिर आप जो है वो लास्ट में लेके चलते हो प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर को, बोले तो सेकंड। इस तरीके से हम लोग जो है वेरियस हमारे अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है उनको हम लोग जो वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो 12th का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बी। 12th के बाद 13th बोलता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर 2018-19 ऑफ द एबीसी लिमिटेड। आपको यहां पे 2018 और 2019 से रिलेटेड जो है वो सेल्स का फिगर और प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर जो दे रखा है, आपको इसके बेस पर पीवी रेशियो को कंप्यूट करना है। देखो अगर 2 सालों का डेटा आपको दे रखा हो, वैसे नॉर्मल फॉर्मूला जो है पीवी रेशियो का क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग टू 100। और अगर मान लो 2 सालों का डेटा आपके पास अवेलेबल हो तो वहां पे आप पीवी रेशियो कैसे निकालते हो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू में 100। तो यहां पे चेंज इन प्रॉफिट देखो कितना, 2019 के अंदर प्रॉफिट था 7 लाख, 7 लाख में से माइनस करोगे 2018 का प्रॉफिट वो था 3 लाख का लॉस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर तो आ गया कितना 10 लाख, अपॉन में चेंज इन सेल, चेंज इन सेल अब जो है वो कितनी है 57, पहले कितनी थी 32, तो कितना चेंज हो गया 25 लाख इंटू 100। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 40%, बोले तो फर्स्ट। चलो जी आगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए नॉन प्रोडक्टिव, एक प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नॉन प्रोडक्टिव इनएक्टिव एसेट को इनटू द प्रोडक्टिव एसेट बाय सेलिंग रिसीवेबल टू द कंपनी दैट स्पेशलाइज इन द कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारी जो डेटर्स है उनको जो है एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है फैक्टर, उसको हम क्या करते हैं सेल आउट कर देंगे, वो हमको क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी। तो आंसर जो बनेगा 14 का वो क्या बनेगा फैक्टरिंग। आगे साइलेंट फीचर जो है जीरो बेस बजटिंग का वो क्या है, देखो जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, ऐसी जब आप बजट बनाते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच उसको बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। उसके आपको साइलेंट फीचर आपको बताने हैं। सबसे पहला जो है वो क्या बोलता है, इट इज अ डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच। जो आपका जीरो बेस बजटिंग है वो डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच है, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जीरो बेस बजटिंग के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, यस। आगे फिर जो है वो क्या बोलता है, आगे देखो बोलता है द डिसीजन यूनिट इज ब्रोकन इनटू अंडरस्टैंडेबल डिसीजन पैकेज व्हिच आर रैंक अकॉर्डिंग टू इंपोर्टेंस, बिल्कुल सही बात है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो रैंकिंग के बेस पर होगा, यस। फिर बोलता है रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट होती है टॉप मैनेजमेंट से रिस्पांसिबिलिटी मैनेजर के पास आ जाएगा। हम अब जो है वो मैनेजर से पूछेंगे कि आपने अगर बजट बनाते हुए कोई एक्सपेंस लिया है तो वो क्यों लिया है, बिल्कुल सही बात है। बोलता है ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड अप्रोच है, नहीं सर। फिर बोलता है टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी शुड बी स्पेंट ऑन द पर्टिकुलर डिसीजन यूनिट, नहीं, मैनेजमेंट डिसाइड, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करती है, बल्कि इंडिविजुअल पर्सन को रिस्पांसिबिलिटी दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके हिसाब से जो खर्चा क्या कुछ आएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी एंड सी, बोले तो फर्स्ट।
चलो जी आगे बोलता है फंड फ्लो एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल टूल्स हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये हेल्प करते हैं फर्म को जानने में। क्या हेल्प करते हैं फर्म को? ये फर्म को हेल्प करते हैं फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन को जानने में, बिल्कुल करते हैं। ये फर्म को हेल्प करते हैं कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसको देखने में, यस बिल्कुल करते हैं। ये फर्म को हेल्प करते हैं कि कितना डिविडेंड हमने पे किया उसको जानने में, यस, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये हेल्प करते हैं एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को देखने में कि हमने बाहर से कितना पैसा उधार रखा है, यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए बी सी एंड डी बोल तो फोर्थ। आगे 17th आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिस्ट दे रखा है, आपको मैचिंग करना है। जो इंडेक्स 11 जो है, इंडेक्स 11 ये क्या है? ये है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट। इंडेक्स 2 जो है वो किसके लिए है? वो तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के लिए। इंडेक्स 3 की बात करें तो ये किसके लिए है? ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इंडेक्स 9 जो है वो है क्या? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो आंसर जो बनेगा 17th का वो क्या बनेगा? 4। आगे अरेंज द फॉलोइंग एंड डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन्वॉल्व इन द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सीवीपी की बात करें, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो बेसिकली जो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है उसी का ही क्या है? लॉजिकल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है किसका? मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो बोलता है अरेंज करो फॉलोइंग टू डिस्क्राइब करने के लिए सीक्वेंस इन्वॉल्व, कि सीवीपी के अंदर जो वो क्या सीक्वेंस होती है आपको जो है वो ये बताना है। तो देखो सीवीपी एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी टोटल कॉस्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिक्स और वेरिएबल। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? ए एस्टेब्लिश करेंगे फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। ए ये करने के बाद में अब अगला काम जो हमारा होता है वो क्या होता है? हम यहां पे अब जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं सेल्स वॉल्यूम में और सेल्स रेवेन्यू बाय एक्चुअल एंड एज्यूम्ड यूनिट प्राइस, बोले तो ई। ये करने के बाद में अब अपना अगला काम क्या होगा? अब हम यहां पे जो पीवी रेशियो कंप्यूट करेंगे बाय कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन एज ए प्रोपोर्शन टू द सेल्स रेवेन्यू। कर लिया। फिर जो पीवी रेशियो आपने कंप्यूट कर लिया, पीवी रेशियो कंप्यूट करने के बाद अब आप क्या करोगे? ब्रेक इवन चार्ट को ड्रॉ करोगे जो एस्टेब्लिश करेगा पॉइंट जहां से सेल्स है वो प्रॉफिट देना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। और आखिरी में जो आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा जी डिटरमाइन करना क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, की हर एक प्रोडक्ट का हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ता है, और प्रोडक्ट मिक्स हम वहां पे कंप्यूट करेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए ई सी बी डी, बोले तो फर्स्ट। चलो जी आगे नेक्स्ट मार्स्टन कंपनी है वो एक सिंगल प्रोडक्ट को बेचती है 50 रुपए, मतलब जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 50 रुपए। फिक्स कॉस्ट जो है मतलब सेलिंग प्राइस तो आपका कितना आ गया? 50 रुपए। फिक्स कॉस्ट जो दे रखी है वो कितनी है? 15,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी? 20 रुपए, ठीक है जी, 20 रुपए पर यूनिट, ठीक है ना। अब बोलता है अगर मैनेजमेंट जो है वो सेल प्राइस को क्या करती है? रिड्यूस करती है 5 रुपए से। सेल प्राइस है कितना? 50 रुपए। अगर रिड्यूस कर देंगे 5 रुपए से कितना हो जाएगा? 45 रुपए, ठीक है। तो बोलता है सेल्स वॉल्यूम जो है अब अपने को जो है वो कितना सेल्स वॉल्यूम अपने को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाए। तो देखो जी पहले ये ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना होता है वैल्यूज में तो कैसे निकालते हैं कि उसके लिए पहले ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए यूनिट में इनटू में सेलिंग प्राइस, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालो तो कैसे निकालते हो? फिक्स को अपॉन में कंट्रीब्यूशन। तो पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो। देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा सर? कंट्रीब्यूशन जो है वो निकलता है सेलिंग प्राइस में से फिक्स को सेलिंग प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया कितना? 30 रुपए पर यूनिट, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कैसे निकलेगा? फिक्स को अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट थी कितनी? 15,000 अपॉन में कंट्रीब्यूशन 30 रुपए, तो ये कितना आ गया? 500 यूनिट। और फिर निकालोगे ब्रेक इवन पॉइंट किसमें? वैल्यू में। वो कैसे निकलता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इनटू में सेल वैल्यू, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट जो है वो कितना आ गया जी? 500 इनटू में 50, तो कितना आ गया? 25,000, ठीक है। अब अगर मान लो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 5 रुपए से हम कम करके और कितना कर दे? 45 कर दे, तो बताओ अब क्या होगा? तो देखो फिक्स कॉस्ट तो वही 15 रुपए रहे, 15,000 रहेगी, यस, लेकिन जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अब यहां पे जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा? 25 रुपए। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? यूनिट में निकालने का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 600 यूनिट आ गया। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में निकालना पड़े तो कैसे करोगे? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इनटू में सेलिंग प्राइस, तो कितना आ गया? 27। तो कितना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या था कि कितना सेल्स वॉल्यूम को आपको जो है वो बढ़ाना है ताकि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट था 25, लेकिन अब आ गया 27। तो आपको जो है ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल आपको जो है वो कितने आएगी? 2000 आपको जो है वो और बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा? 2000, इंक्रीज बाय 2000। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नोबल लिटरेट रॉबर्ट शिलर, इसने एडवोकेट किया कि पी रेशियो जो है वो किसके ऊपर बेस होना चाहिए। तो ये ना एक रॉबर्ट शिलर थे, ठीक है, इन्होंने जो है वो पी रेशियो के बारे में कुछ स्टडी किया और इन्होंने बोला कि अगर कोई भी कंपनी जो है वो पी रेशियो को क्या कर रही है? कंप्यूट कर रही है, तो पी रेशियो जो है वो बेस्ड होना चाहिए पिछले 10 साल की अर्निंग के ऊपर। तो इन्होंने जो है ये बोला था कि पी रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? पी रेशियो बेस्ड होना चाहिए ऑन साइक्लिकली एडजस्टेड 10 ईयर अर्निंग। तो पिछले 10 साल की अर्निंग के बेस पर हम जो है वो
पी रेशियो को कंप्यूट करेंगे। इनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो अगर आंसर आ गया एज इट इज तो आप समझ जाना कि रॉबर्ट शिलर ने जो क्या बोला कि पी रेशियो कैसे निकलता है, पी रेशियो प्राइस अपॉन में अर्निंग, बोले तो एमपीएस अपॉन में ईपीएस। तो ये बोलते हैं कि यहां पे जो है ईपीएस जो है वो क्या होगा, तो ईपीएस जो है वो सिर्फ करंट ईयर का ईपीएस नहीं लेके चलोगे, पिछले 10 सालों का जो है वो एवरेज ईपीएस के बेस पर हम लोग जो पी रेशियो यहां पे कंप्यूट करेंगे। तो आंसर जो बनेगा 20 का वो क्या 4। आगे बोलते हैं ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑफ रिजॉल्विंग अनसर्टेनिटी बाय चूजिंग द सॉल्यूशन दैट लेड टू लोअर अमाउंट ऑफ इनकम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बोलते हैं एक ऐसा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम लोग जो क्या सिलेक्ट करते हैं सॉल्यूशन दैट लेड टू लोअर अमाउंट ऑफ इनकम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट, कि करंट ईयर में हम जो वो कम इनकम को जो वो क्या करेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे। वो कौन सा होता है, तो वो होता है जी आपका कौन सा कंजर्वेटिज्म, जो ये बोलता है कि फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉफिट है उनका तो ट्रीटमेंट तभी करेंगे जब वो एक्चुअल में राइज होंगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले जो लॉसेस है उनका ट्रीटमेंट आज ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा कंजर्वेटिज्म, बोले तो प्रूडेंस। नेक्स्ट, इफ ए कंपनी करंट रेशियो, अगर कोई कंपनी है उसकी करंट रेशियो जो वो क्या होती है डिक्लाइन हो जाती है इन ए ईयर ड्यूरिंग विच, जिसकी वजह से क्विक रेशियो जो वो क्या हो रही है इंप्रूव हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन, तो वो किस वजह से हो रहा है। तो अगर मान लो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला जो वो क्या होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट जो है वो क्या होती है, जब आप करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंटरी को माइनस कर दो तो क्या आएगी क्विक एसेट आएगी, ठीक है। अब दोनों में जो डिफरेंस है करंट रेशियो क्विक रेशियो में, जो मेन डिफरेंस है वो किसकी वजह से, इन्वेंट्री की वजह से। किस वजह से, इन्वेंट्री। जब एक फर्म इन्वेंट जो है व्हेन इन ए फर्म इन्वेंट्री वैल्यू रिड्यूस, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती है कम होती है तो करंट रेशियो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, करंट रेशियो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जबकि जो आपके लिक्विड एसेट है उनके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि लिक्विड एसेट में जो है वो आपका स्टॉक आता ही नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड एसेट आर नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो दस लिक्विड रेशियो कैन बी इंप्रूव इवन व्हेन इन्वेंट्री वैल्यू इज डिक्लाइन। तो चाहे इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी कम हो रही हो, करंट रेशियो तो कम हो रही होगी, लेकिन लिक्विड रेशियो के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इफ इन्वेंट्री इज, बोलो इफ इन्वेंट्री इज डिक्लाइनिंग। तो अगर इन्वेंट्री जो है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, अगर स्टॉक जो है वो कम हो रहा है तो करंट रेशियो तो क्या होगी डिक्लाइन हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन जो आपकी क्विक रेशियो है वो क्या होगी धीरे धीरे इंप्रूव होगी इन कंपैरिजन टू द करंट रेशियो। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल प्रिपेयरिंग ए बजट, जब आप बजट को प्रिपेयर करते हो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी अनेबल मैनेजर टू डू बेटर जॉब ऑफ मैनेजिंग। ध्यान देना, बोलता जब आप क्या करोगे प्रिपेयर करते हो किसको बजट को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो मैनेजर को अनेबल करती है कि वो बेटर जॉब कर सकता है किसका मैनेजिंग का, कि वो बढ़िया तरीके से जो मैनेजिंग कर सकता है। इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो मैनेजर को एबल करती है कि वो बढ़िया तरीके से मैनेजिंग कर सकता है। तो किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, व्हाइल प्रिपेयरिंग ए बजट। तो जब हम बजट को प्रिपेयर करेंगे तो मैनेजर को कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे उसकी जो जॉब है मैनेज करने का, वो एंटायर सिस्टम को मैनेज करने का वो क्या हो जाएगी बेटर हो जाएगी। अब उसको देखना है। सबसे पहले ए एडवांस वार्निंग ऑफ एंड असाइनमेंट ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी फॉर कंडीशन दैट रिक्वायर करेक्टिव एक्शन। बिल्कुल एडवांस में वार्निंग दे देगा और साथ में क्या करेगा असाइन करेगा अपना काम अलग अलग रिस्पांसिबिलिटी सेंटर को, ताकि काम जो है वो टाइम पे पूरा हो। बिल्कुल ये काम होना चाहिए। डेवलप न्यू पॉलिसी टू इंप्रूव द कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, क्या नई नई पॉलिसी बनानी चाहिए इन्वेंटरी में, अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी अच्छी काम करती तो नई पॉलिसी बनाने का क्या यूज है, नहीं ये नहीं। एडजस्ट करेंगे किसको, एडजस्टिंग द बजट टू रिफ्लेक्ट डिफरेंट लेवल ऑफ सेल एंड प्रोडक्शन। आप जब बजट को एडजस्ट करेंगे अलग अलग लेवल पे सेल और प्रोडक्शन को दिखाने में, सर इसका मैनेजिंग से कोई लेना देना नहीं है। कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटी अमंग ऑल द डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के सभी पार्ट के अंदर जो वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल क्रिएट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है, हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को भी जो वो क्या करेंगे क्रिएट करेंगे ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को जो वो इवैल्यूएट कर पाए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा ए एंड डी एंड ई। तो ए डी ई 23 का जो है वो क्या बनेगा ए डी ई बोल तो थर्ड। चलो जी 24 क्वेश्चन आया, दो आपको स्टेटमेंट दे दिया। सबसे पहला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो क्या क्या बोलता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट चार्जेस। यस, तो बोलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट करता है हाउ मेनी टाइम, कितने टाइम फिक्स इंटरेस्ट चार्ज जो है वो अर्न किया जाएगा बेस्ड ऑन द अर्निंग अवेलेबल टू पे दीज एक्सपेंस, कि फर्म के पास जो भी अर्निंग पड़ी है उस अर्निंग के अंदर जो है कितनी बार आप जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हो। ये बताता है कौन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यस, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है करेक्ट है। फिर आगे बोलता है 1 माइनस द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे, वो इंडिकेट करेगा हाउ फार अर्निंग कुड डिक्लाइन, कि कितनी दूर अर्निंग आपके कम हो जाएंगी बिफोर इट वुड बी इम्पॉसिबल टू पे द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द करंट अर्निंग। बिल्कुल ये बात भी जो है वो क्या है सही है। तो दोनों बातें जो है वो क्या है, क्योंकि अगर आप जो है वो क्या करोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आपका जो है वो कम हो जाएगा,
आप ध्यान देना, पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो था मान लो आपका 3, तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है सर? 3 इंडिकेट करता है कि मेरे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है, वो जितना मेरे इंटरेस्ट चार्ज है उसका 3 टाइम्स है। ओके, और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो क्या हो गया, वो मान लो कि वो 2 हो गया, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि भाई इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए मेरे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो ओनली 2 टाइम्स ही है। यस और नो? यस। तो इसका मतलब जो है वो कि ये तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे बोलता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके 9 लाख शेयर थे, जो उसके कितने शेयर थे, 9 लाख शेयर थे, और करंट मार्केट प्राइस जो है वो कितना था, 130 रुपए। ठीक है जी, कंपनी को ना 2.25 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, एक कोई प्रोजेक्ट था उसको फाइनेंस करना था, तो रिक्वायरमेंट कितना है, 2.25 करोड़ का। बोर्ड ऑफ द कंपनी डिसाइड किया कि हम जो है वो पब्लिक में आईपीओ निकालने की बजाय जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को राइट इशू देते, कितने रुपए में, 75 रुपए में। आज कंपनी का वो शेयर कितने में डील हो रहा है, 130 रुपए में, और कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 75 रुपए में दे देंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, पैसे चाहिए कितने कंपनी को, 2 करोड़ 25 लाख रुपए। 2 करोड़ 25 लाख जो चाहिए, अब हमने क्या डिसाइड किया कि हम जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे देंगे अपने शेयर कितने में, 75 रुपए के हिसाब से। तो कितने नए नंबर ऑफ शेयर हम जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करेंगे, तो 2 करोड़ 25 लाख डिवाइड बाय 75 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो 3 लाख नए शेयर हम लोग जो है हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करेंगे, इशू करेंगे। ठीक है, आपको यहां पे बताना है हाउ मेनी राइट्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज ए न्यू शेयर, कि एक शेयर, क्योंकि अब देखो अब यहां पे हम लोग जो है वो 3 लाख शेयर को इशू करेंगे, किसको, 9 लाख शेयर होल्डर को, किसको, 9 लाख को। तो इसका मतलब एक शेयर जो है वो जाएगा कितने के पास में, 3। अब क्वेश्चन ये है हाउ मेनी राइट आर रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू, कि एक शेयर को लेने के लिए आपके पास कम से कम कितने शेयर होने चाहिए, 3 शेयर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 राइट आपके पास में जो है वो होने चाहिए एक नए शेयर को क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो 25 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी। आगे 26, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक्सपेक्ट किया कि 50,000 यूनिट जो है वो उसका क्या है, एनुअल जो उसका रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर जो वो कितना है, 20 रुपए है। कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 50 पैसे है 1 साल की। तो इकोनॉमिक ऑर्डर टू क्वांटिटी कैसे निकलता है, 2AO अपॉन में सी का अंडर रूट 2 इंटू ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट कितना, 50 है, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन में सी मतलब कैरिंग कॉस्ट हो गया। इसको अंडर रूट करोगे आंसर आएगा कितना, 2000। बोल तो बी। आगे क्वेश्चन नंबर 27 जो क्या बोलता है, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए नेट चेंज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें अगर कोई चेंज होगा तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वो आपको जो बताना है। अब देखो इसको एक बार, पहला वर्किंग कैपिटल में चेंज, तब देखो अगर एक आइटम जो चेंज हो रही है वो करंट कैटेगरी है, दूसरी भी करंट कैटेगरी है, तो वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब एक तरफ करंट एसेट बढ़ रही है, दूसरी तरफ करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, कोई चेंज नहीं। एक तरफ करंट एसेट कम हो रही है वर्किंग और करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा है कि एक आइटम जो है वो क्या नॉन करंट कैटेगरी का और एक है करंट कैटेगरी का, तो वर्किंग कैपिटल में चेंज होगा। चलो सबसे पहला बोलता है पेइंग कैश टू द क्रेडिटर। अगर आप जो है वो कैश में पेमेंट करोगे क्रेडिटर को, तो एक तरफ तो क्या होगा, कैश कम, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। यस, कोई इंपैक्ट नहीं। परचेज लैंड एंड मेकिंग पेमेंट बाय इश्यू ऑफ द शेयर। अगर आपने जो लैंड परचेज कर लिया और पेमेंट कैश की बजाय ना करके आपने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए, तो लैंड परचेज करना नॉन करंट कैटेगरी और शेयर इशू करना नॉन करंट कैटेगरी, तो इससे भी वर्किंग कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश, अगर आपने मशीन को परचेज किया किसमें, कैश में, तो एक तरफ तो आपकी फिक्स एसेट बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ आपकी करंट एसेट क्या होगी, कम होगी। तो क्या इससे वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा? यस, क्योंकि करंट एसेट तो कम हो गए लेकिन करंट लायबिलिटी तो आज भी क्या वही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3rd। आगे एक्वाजिशन ऑफ द फर्म इज द सेम एज। एक्वाजिशन का मतलब जो वो क्या होता है, देखो एक तो होता है मर्जर, एक होता है अमलगमेशन, जिसमें जनरली हम ये बोलते हैं कि 2 कंपनी होती है, 2 या 2 से ज्यादा कंपनी आपस में क्या होती है, मर्ज होती है, और एक नई कंपनी जो क्या होती है, फॉर्मेट होती है। ठीक है, जनरली हम ऐसा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मर्जर या फिर अमलगमेशन बोल देते हैं हम। तो मर्जर एंड अमलगमेशन जनरली कॉम्बिनेशन होता है किसका, 2 और मोर फर्म का, जो सब्सिक्वेंटली फॉर्म एक न्यू लीगल एंटिटी अंडर द बैनर ऑफ द वन कॉर्पोरेट नेम। तो एक्वाजिशन जो है वो क्या है, तो ये तो होते हैं क्या, मर्जर और अमलगमेशन, बेसिकली ये चीज होती है। इसके अंदर 2 कंपनी अलग अलग होंगी और वो मर्ज होकर एक नई कंपनी को फॉर्मेट करेगी। लेकिन अगर बात करते हैं एक्वाजिशन का, तो एक्वाजिशन जो है वो क्या, एक कंपनी यहां पे परचेज करते हैं दूसरी कंपनी को आउटराइट, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्वाजिशन। तो एक्वाजिशन के अंदर क्या आएगा, टेक ओवर भी आता है, और एक्वाजिशन के अंदर जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन भी आता है, जिसके अंदर एक कंपनी जो है बी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेगा, बी तो खत्म हो जाएगी और ओनली एक ही अभी भी जो है वो चलती रहेगी। तो आंसर जो बनेगा 28 का वो क्या बनेगा, बोथ 3 एंड 4, बोल तो 28 का डी।
आगे, इफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सम सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जो है वो कोचिंग के साथ में जो है वो साथ में स्टडी मेट भी दे रहा है, ठीक है, अलोंग विद द टीचिंग, मतलब पढ़ा भी रहा है साथ में स्टडी मेट भी दे रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस मिक्स कैटेगरी वुड इट बी, तो बताओ वो कौन सी सर्विस मिक्स कैटेगरी के अंदर आता है। तो देखो हम जैसे हम हो गए, अब हम आपको कोचिंग भी दे रहे हैं और साथ में जो किताबें भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम किस कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं, तो हम आते हैं, हमारा मेजर सर्विस जो है, मेजर तो हमारा काम क्या है सर्विस का, विद अकॉम्पनी माइनर गुड्स एंड सर्विस, और साथ में जो है वो माइनर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आंसर क्या आएगा बी। आगे, वर्टिकल मर्जर जो है वो क्या, देखो दो तरीके से हम मर्जर को पढ़ते हैं डायरेक्शन के बेस पर, एक होता है वर्टिकल, एक क्या हॉरिजॉन्टल। जब तो सेम लाइन की कंपनी अगर आपस में मर्ज होती है उसको बोलते हैं क्या हॉरिजॉन्टल। जब दो अलग अलग जो है वो मान लो लेवल की कंपनियां, मतलब एक प्रोडक्शन लाइन है लेकिन उसमें एक कंपनी किसी अलग लेवल पे काम कर, दूसरी कंपनी किसी दूसरे लेवल पे काम कर रही है, तो अगर वो आपस में मर्ज होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या वर्टिकल। तो बोलते हैं वर्टिकल मर्जर जो है एक मर्जर है किसका, टू फॉर्म्स का, विच आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, तो किस फॉर्म में होगा, तो वो हम बोलते हैं जब डिफरेंट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन इन द सेम बिजनेस एक्टिविटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बी। ये होता है हॉरिजॉन्टल जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो, और वर्टिकल में क्या होगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन होगा इन सेम बिजनेस एक्टिविटी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बी। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रॉड मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जो ब्रॉड मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है। टेक्नोलॉजिकल मैक्रो का पार्ट है, डेमोग्राफी मैक्रो का पार्ट है, नेचुरल है, लेकिन जो टास्क एनवायरनमेंट है वो माइक्रो का पार्ट है, बी। आगे, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम कंसर्न विद विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आता है, एबीसी एनालिसिस जो है वो इन्वेंट्री का पार्ट है, यस। जेआईटी, यस। रीऑर्डरिंग सिस्टम, यस। आउटसोर्सिंग सिस्टम, क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप यूज करते हो, नहीं। तो आंसर जो बनेगा 32 का वो क्या बनेगा 32 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए, बी एंड सी, बोले तो ए। आगे, एक कंपनी है वो डिलीवर करती है सर्विसेज, एक कंपनी जो है वो डिलीवर करती है सर्विस टू एन स्पेकुलेशन कंपनी को 2015 में। 2015 में हमने सर्विस को डिलीवर किया था, लेकिन पैसा जो मिला 2016 में मिला। तो अब ये बताओ कि हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया 2015 में, तो बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये है आपका कौन सा, बताओ जल्दी बताओ। सर देखो, रेवेन्यू जो रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे जिस साल या तो पैसा मिल गया या आपने सर्विस को प्रोवाइड किया। तो सर्विस प्रोवाइड मैंने कब किया 2015 में। अब ये इररिस्पेक्टिव की पैसा आपको कब मिला उसको मेरे को नहीं देखना, और 2015 में रिकॉर्डिंग कर लिया। तो ये जो है प्रिंसिपल है ये कौन सा है, सर दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये बोलता है कि जिस साल आप जो है वो गुड्स को डिलीवर करते हो या सर्विस को रेंडर करते हो उसी साल आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, चाहे पैसा आपको मिले चाहे पैसा आपको ना मिले। आगे, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस का मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर एंड द अदर बिजनेस, कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जो है वो ओनर की ट्रांजैक्शन से अलग सेपरेटली जो रिकॉर्ड करना चाहिए, ये कौन बोलता है, तो ये बोलता है सर कौन, बिजनेस और इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग। तो 34 का आंसर जो आएगा वो क्या है डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो समरी देती है आपको अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको जो है वेरियस अकाउंट्स की समरी प्रोवाइड करती है, बोलो यस और नो, यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी स्टेटेड रिकॉर्डेड फैक्ट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो फैक्ट एंड फिगर्स है जो हमने क्या कर लिया रिकॉर्ड कर लिया वही चीज होती है, यस। तो आंसर जो बनेगा 35 का वो क्या बनेगा सी, बोथ 1 एंड 2। आगे 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट, सर इंटरिम नहीं वो फाइनल रिपोर्ट्स होती है, गलत। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज एनुअल रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, सही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिक नेचर की होती है, ये बात भी एकदम क्या सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बोथ 2 एंड 3। नेक्स्ट, while preparing trading and profit and loss account for a sole proprietor assume no return outward, अगर कोई भी रिटर्न आउटवर्ड या कैरेज इनवर्ड नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, देखो जी ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल में से जब आप माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो क्या निकलता है जीपी, यस। तो अगर मान लो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने तो कैसे निकालोगे, जब आप जीपी में से माइनस करोगे किसको, सेल को, जीपी में से जब आप माइनस करोगे किसको, सेल को, तो क्या निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब आप सेल में से माइनस करते हो ग्रॉस प्रॉफिट को तो क्या निकलेगा सीओजीएस, बोले तो सी। आगे, विच कैटेगरी ऑफ रेशियो यूजफुल असेस द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, एक फॉर्म जो है लॉन्ग रन के अंदर कितनी सोल्वेंट है, अगर इस चीज को आपने जो है वो क्या करना है असेस करना है तो कौन सी रेशियो को आप जो जनरली क्या करते हो यूज करते हो, तो उसके लिए आता है अपना कौन सा लीवरेज रेशियो, कौन सा लीवरेज रेशियो। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी अगर आपने किसी फॉर्म की चेक करनी है या कैपिटल स्ट्रक्चर किसी फॉर्म का असेस करना है तो उसके लिए हम लोग लीवरेज रेशियो को जो यूज करते हैं। तो 38 का जो आएगा वो क्या आएगा सी।
39 व्हाई आर द एस्टिमेटेड बेनिफिट फ्रॉम ए प्रोजेक्ट आर एक्सप्रेस एज कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ द इनकम फ्लो। ऐसा क्यों होता है? जो भी हम एस्टिमेट मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमने अंडरटेक करना या नहीं करना, जब उसके लिए हम लोग जो है वो क्या लेते हैं, बेनिफिट को लेते हैं, तो बेनिफिट अब हमेशा जो है प्रॉफिट के तौर पे ना लेके हम कैश फ्लो को लेके चलते हैं। ऐसा क्यों? रीजन जो है उसके पीछे क्या है? तो सबसे पहला, इट इज ए कैश नॉट अकाउंटिंग इनकम दैट इज सेंट्रल टू द फर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि हम जो है वो क्या करते हैं, जब भी कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो जनरली वहां पे हम जो है पूरी फर्म का प्रॉफिट नहीं लेके चलते, हम ये देखते हैं कि एक जो प्रोजेक्ट है उससे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आंसर जो बनेगा 39 का वो क्या बनेगा? ए। आगे, व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू एज व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर फंड एक्सीड। अगर मान लो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा बोले तो जो अपने शेयर होल्डर फंड है अगर वो एक्सीड कर जाए किससे, डेट एंड प्रेफरेंस शेयर से, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हम ऐसी कंपनी को बोलते हैं क्या? लो गियर्ड। क्या बोलेंगे? लो गियर्ड। तो अगर फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा है तो वो हाई गियर होती है, और अगर वो कम है तो वो क्या है? लो गियर है। तो 40 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। सबसे पहला बोलता कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको जो है इंटरनल मैनेजमेंट को जो है पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है? यस करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल है एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए। एक्सटर्नल एनालिसिस, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला? एक्सटर्नल कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां हेल्प नहीं करता, लेकिन एक्सटर्नल एनालिसिस में हेल्प करता है। बिल्कुल। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हेल्पफुल है एस्टिमेट करने में फ्यूचर कैश फ्लोस को। बिल्कुल। तो आंसर जो बनेगा 41 का वो क्या बनेगा? मतलब कोई भी स्टेटमेंट से फॉल्स नहीं है। ठीक है, आपको बता फॉल्स क्या है, तो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तो आंसर नन ऑफ द अबव। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन, बोलता कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आइटम ऑफ द इंटरेस्ट इज शोन। तो इंटरेस्ट आइटम जो वो कहां कहां आती है? इंटरेस्ट की आइटम कहां कहां आती है? सर ऑपरेटिंग में आती है। यस सर, ऑपरेटिंग के अंदर हम लोग जो है, क्योंकि जब हमने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो इंटरेस्ट के खर्चों को हमने माइनस कर दिया होगा, लेकिन वो तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको दोबारा जोड़ते हैं। यस, तो क्या उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट होता है? यस। इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव हुआ है तो क्या आप उसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हो? यस। और इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो क्या आप उसको इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है तो क्या आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करते हो? यस। और इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है, इंटरेस्ट पे किया, तो क्या आप उसको जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करते हो? यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलो भाई, ऑब्जेक्टिव जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन। कैश पोजीशन को क्या करना? एनालाइज करना। यस। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग करना। यस। इवेल्युएट करना अपना लिक्विडिटी को। यस। कंपेयर करना ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को। यस। तो आंसर जो बनेगा 43 का वो क्या बनेगा? डी। आगे 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कैश फ्लो जो है वो रिवेल करता है ओनली द इनफ्लो ऑफ कैश। नहीं सर, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को करता है। कैश फ्लो रिवेल करता है ओनली द आउटफ्लो ऑफ द कैश। नहीं। कैश फ्लो सब्स्टिट्यूट है इनकम स्टेटमेंट का। नहीं। कैश फ्लो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, कैश फ्लो जो है फंड फ्लो का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फोर्थ आपकी सही है। तो आंसर क्या बनेगा? डी। आगे, ड्यू पॉइंट कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया ड्यू पॉइंट एनालिसिस 1920 में मेजर करने के लिए विच वैल्यू। तो वैसे ये मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन है, आपने कॉमर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ड्यू पॉइंट का आप ध्यान रखना। ड्यू पॉइंट एनालिसिस को हम लोग जो यूज करते हैं क्या करने में? एक्सपेंड करने में, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो बेसिकली अगर मान लो कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है कि इक्विटी पे क्या रिटर्न आया, तो उसके लिए एक फॉर्मुला यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट एनालिसिस। और फॉर्मुला जो है वो क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू में असेट टर्नओवर इनटू में इक्विटी मल्टीप्लायर। इसके बेस पर हम जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी को कंप्यूट करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी। चलो आगे, बोलते हैं इन रेशियो एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस वो क्या होता है? रेशियो के अंदर हम लोग जो है वो दो तरीके का एनालिसिस करते हैं, एक होता है टाइम सीरीज और एक आएगा आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज हम जो पढ़ते हैं। तो टाइम सीरीज एनालिसिस जो है वो क्या होता है? तो टाइम सीरीज के अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल रेशियो का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू असेस करने के लिए डायरेक्शन ऑफ द चेन एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। तो अलग अलग टाइम इंटरवल के ऊपर हम लोग जो वो देखते हैं क्या अपने अलग अलग फाइनेंशियल रेशियो को, कि उनका क्या मतलब पहले फाइनेंशियल रेशियो जो है वो कितनी थी और अब फाइनेंशियल रेशियो क्या है, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज। मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो क्या करना? कंपैरिजन करके देखना अपने रेशियोस को। सी। आगे, XYZ कंपनी है, उसका एवरेज इन्वेंट्री है 36,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 36,000 रुपए। विद एन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो कितना है? 5 टाइम है। अगर फर्म मेक एक जीपी कितना 25% ऑन द सेल, तो आपको टोटल सेल बतानी है। देखो एवरेज इन्वेंट्री कितना रखे? 36,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? 5 टाइम्स है। और जीपी जो है कितना? 25% सेल का। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यस। तो इसके बेस पर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा कितना? 1,80,000। यस। अब देखो जीपी बता रखा है 25% है सेल का। अगर ग्रोस प्रॉफिट 25% है सेल का, तो सेल अगर 100 है,
अगर सेल जो है वो कितनी है 100 है, तो 25% जो है वो तो क्या अकेला जीपी, यस। तो 75% जो है वो क्या आ गई है, कॉस्ट आ गई है, यस। कॉस्ट दे रखी है कितना 1,80,000, तो इसका मतलब 1,80,000 कितने परसेंट का वैल्यू है 75% का। 1,80,000 डिवाइडेड में 75 into 100 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2,40,000। तो 2,40,000 जो मेरी टोटल क्या है सेल है, बोले तो फर्स्ट। आगे 47 के बाद 48 क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है दो स्टेटमेंट दे रखी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या वो हमेशा उसको हम जो है वो नॉन ऑपरेटिंग चार्ज मानते हैं, क्या टैक्स को हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, यस। फिर बोलता है डिविडेंड ऑन शेयर जो है वो क्या एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का या वो चार्ज है, सर डिविडेंड जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, तो वो एप्रोप्रिएशन वो चार्ज नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट जो वो क्या करेक्ट है। चलो जी, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। 49 जो है वो क्या बोलता है, बोलता है फंड फ्लो एनालिसिस के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है उनको सेपरेटली हम शो करते हैं इन द स्टेटमेंट, जिसको बोलता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में बोलता है क्या, इन कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में आर एडजस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो वहीं पे हम जो है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के चेंज को जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, तो दोनों बातें क्या है सही है। चलो जी, स्टेटमेंट 1 जो क्या बोलते हैं, इफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड। अगर गोइंग कंसर्न जो वो क्या बोलते हैं पहले ये बताओ। गोइंग कंसर्न ये कि बिजनेस लगातार चलते रहेगा, और जनरली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो होता है उसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है अपना फिक्स एसेट के लिए, ठीक है। अब बोलता है अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड नहीं रहा, देन ऑल प्रीपेड, तो फिर क्या होगा, जितने भी प्रीपेड एसेट्स हैं वुड बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, तो क्या सारी की सारी प्रीपेड एसेट को आप कंप्लीटली राइट डाउन कर दोगे, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी असेट है, जो प्रीपेड एसेट्स है, जो प्रीपेड हमारे एक्सपेंस जो थे, जो हमने एडवांस में पे कर दिए, तो उसका एडवांटेज तो मेरे को फ्यूचर में मिल रहा है ना, ये सुन लो जी। अगर गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, कंपनी अगर मान लो खत्म हो रही है, लेकिन वो जो मैंने एडवांस में जो मैंने चार्जेस जो मैंने पे कर रखे हैं, क्या उनका एडवांटेज तो मुझे मिलेगा ना, यस। तो क्या आप उसको जीरो कर दोगे? नहीं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है, लैंड अगर आपने होल्ड कर रखा था इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तो लैंड जिसको आपने यूज कर रखा था इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उसकी वैल्यू जो है वो क्या आप रिलायजेबल वैल्यू पे लाओगे। हाँ, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। तो आंसर जो बनेगा, क्योंकि अब गोइंग कंसर्न तो खत्म ही हो गया, हम फिक्स एसेट को हम चार्ज कर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल धीरे धीरे चार्ज करते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसको हम लंबे समय तक यूज करेंगे। अब अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तो हम सारी एसेट को अब किस पे शो करेंगे, नेट रिलायजेबल वैल्यू पे, कि उनको आज की डेट में अगर हम बेचे तो अपने को क्या मिलेगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है इसका आंसर जो बनेगा, स्टेटमेंट 2 आपकी क्या है करेक्ट है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट इनकरेक्ट, बट जबकि 2 जो है वो क्या है करेक्ट है। ओके जी सर। आगे 51 जो है वो क्या बोलता है, बोलता है हायर द 51 क्वेश्चन में असर्शन दे रखी है, हायर द जीपी रेशियो द बेटर इट इज। जितना जीपी जो है वो जीपी रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी पोजीशन अच्छी है, यस और नो? यस सर, बिल्कुल सही बात है। फिर रीजन में बोलता है ए लो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट करेगा अनफेवरेबल ट्रेंड इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। ये बात भी एकदम क्या है करेक्ट है, क्योंकि अगर जीपी रेशियो जो वो क्या होगा तो अनफेवरेबल ट्रेंड ही हो रहा है, तभी तो हमारा जीपी क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। यस, तो दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा ए। आगे करंट रेशियो दे रखा है 2:1 इज कंसीडर्ड सैटिस्फैक्टरी एज अ रूल ऑफ थंब, बट इट शुड नॉट बी फॉलो ब्लाइंडली। बोलता है करंट रेशियो जनरली हम 2:1 लेके चलते हैं कि हमारी करंट लायबिलिटी की अपेक्षा में करंट एसेट जो है वो 2 टाइम्स होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये इसको आप रूल ऑफ थंब नहीं मानोगे, ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना। ये बात एकदम क्या है करेक्ट है, यस। और रीजन में क्या बोलता है, द ग्रेटेस्ट वीकनेस जो है करंट रेशियो का वो क्या इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द विंडो ड्रेसिंग। और रीजन इसका ये है कि करंट रेशियो जब आप निकालते हो ना, तो उसमें विंडो ड्रेसिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब आप फिगर से छेड़छाड़ बहुत ज्यादा कर लेते हो, उसकी वजह से करंट रेशियो पे, सिर्फ करंट रेशियो पे एतबार करना जो है वो क्या है सही नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 52 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा ए। आगे 53 बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू जो है क्लोजिंग स्टॉक का मस्ट बी एडजस्टेड एज इट रिलेट्स टू एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल सही बात है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम जो है वो क्या करते हैं, उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उसको लास्ट में लेके आते हैं, ठीक है जी, ये बात एकदम सही है। फिर बोलते हैं स्टॉक टेकिंग जो है इज कैरी आउट ए फ्यू डेज लेटर और समटाइम इवन ए फ्यू डेज अर्लियर। और जो स्टॉक टेकिंग होती है वो हम जो है वो कई मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा बी, वो स्टेटमेंट आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे मैचिंग करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर होता है, जब आप ग्रोस प्रॉफिट में से
आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो तो क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिक्विड लायबिलिटी जो वो क्या होती है, तो लिक्विड लायबिलिटी जो है क्विक एसेट जो है क्विक रेशियो इनटू में लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो वो क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्या, अगर फिक्स एसेट रेशियो जो निकालते हैं उसमें क्या होता है, फिक्स एसेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। और इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल का यूज क्या है, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो तो उसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को आप लेकर चलते हो, तो डी का जो है वो क्या बनेगा, फर्स्ट। तो 54 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। 55 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको यूज करते हैं। इनफ्लो ऑफ द कैश रिलेटेड है किससे, इनफ्लो ऑफ द फंड, अगर कैश का इनफ्लो हुआ तो इसका मतलब फंड का इनफ्लो हुआ। इन्वेस्टमेंट जो जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो 3 महीने है तो वो क्या है, कैश के बराबर ही है। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो किसका पार्ट है, अगर डिविडेंड पे करोगे तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो 55 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए। 56 इंक्रीज इन इज इनकम इज मेजर एज फाइनेंशियल पोजीशन इज असेस, इनकम को मेजर करेंगे एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज असेस, किस पे आप करते हो, तो इसको जो है वो ये क्या बोलते हैं, इनकम को मेजर किया जाएगा और फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करेंगे, तो ये होता है आपका क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर पॉसिबल लॉस, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करें लेकिन लॉस का सारा सिस्टम कर लेंगे, ये क्या है आपका कंजर्वेटिज्म। आगे Assets are depreciated on the base of expected life rather than on the base of the market value, तो ये क्या है, गोइंग कंसर्न। और कंपैरिजन करना वन अकाउंटिंग पीरियड का विद दैट इन द पास्ट इज पॉसिबल, तो इसको बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंसी। तो आंसर जो आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो, अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अगर आपने अलग अलग पॉलिसी को यूज किया, अलग अलग अप्रोच को यूज किया, तो आप जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो 56 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए। आगे 57 रेवेन्यू का मतलब जो वो क्या है, रेवेन्यू मींस द इनकम, रेवेन्यू मींस द इनकम ऑफ रेगुलर नेचर, जो रेगुलर नेचर की इनकम है उसको बोलते हैं क्या, रेवेन्यू। प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर था, बिजनेसमैन था, उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, तो वो क्या था, ड्रॉइंग, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो क्या है, ड्रॉइंग। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो रेलिवेंट है किसके लिए, सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है फिक्स एसेट्स के लिए, बिल्कुल करंट एसेट के लिए नहीं, क्योंकि उसको तो वैसे ही हम जो है रिलायबल वैल्यू पे शो करते हैं। एंड रिकॉग्निशन द कॉस्ट इज इन द सेम पीरियड एज एसोसिएट रेवेन्यू, वो क्या है, उसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो 57 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी। आगे मैचिंग करना है। इंडेस 108 जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। इंडेस 7 जो है वो किसका है, इंडेस 7 सर ये है अपना इसका क्या बोलते हैं, कैश फ्लो का। इंडेस 2 है इन्वेंट्री, और इंडेस 12 जो है वो किसका, इनकम टैक्स का। तो 58 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका, ए। 59 डेट सर्विस इंटरेस्ट कवरेज नहीं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है अपने इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए, और साथ में जो इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है उसके लिए। तो क्या बोलता है, इट इज द डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट करेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ टाइम सरप्लस कवर करता है इंटरेस्ट को, और सरप्लस कवर करेगा इंस्टॉलमेंट ऑफ द टर्म लोन को। आगे ऑथराइज कैपिटल जो है वो कंपनी की है मान लो 5 लाख रुपए, 40% जो है वो क्या है, पेड अप है। ऑथराइज कैपिटल आपकी कितनी थी, 5 लाख, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। पेड अप कैपिटल कितनी है, 40%, तो मतलब पेड अप कैपिटल कितनी है, 2 लाख, ठीक है जी। एक्यूमुलेट लॉस जो प्रीवियस ईयर से जो है वो लॉस चलता रहा कितना, 2 लाख, 2 लाख की पूंजी और 2 लाख का मेरा नुकसान अभी तक इकट्ठा हो चुका है, तो इसका मतलब मेरी जो नेटवर्थ है वो तो क्या जीरो हो गई है अभी, यस। और ऊपर से कंपनी को जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया कितना, 50,000 रुपए का। तो आप बताओ कि द कंपनी हैज अ टेंजिबल नेटवर्थ कितनी है, तो भैया टेंजिबल नेटवर्थ माइनस 50,000 हो गई है, कितना माइनस। अगर पेड अप कैपिटल 2 लाख थी और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस भी कितना 2 लाख, तो इस साल और भी लॉस हो गया 50 का। तो जब पहले नेटवर्थ मेरी क्या थी, जीरो थी, पहले मेरी नेटवर्थ क्या थी, जीरो थी, तो लॉस की वजह से जो है वो नेटवर्थ अब क्या हो गया, नेगेटिव। तो आंसर जो बनेगा वो क्या आएगा, सी। आगे कंसीडर द बिलो मेंशन स्टेटमेंट एंड स्टेट द करेक्ट कोड बताना है। सबसे पहला बोलता है डेट इक्विटी रेशियो 2:1, ये क्या इंडिकेट करता है, डेट फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ इक्विटी, कंपनी ने जो है वो 2 यूनिट ऑफ डेट जो है वो रेस की हुई है, ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल। फिर बोलता है स्टेटमेंट 2 के अंदर जो है वो क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की जो फ्लोटिंग कॉस्ट है वो कम होती है डेट के मुकाबले। अरे भाई इक्विटी शेयर की फ्लोटिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो सबसे महंगा होता है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा 61 का वो क्या बनेगा, स्टेटमेंट 1 तो 2 है बट सेकंड इज फॉल्स। डेट मैनेजमेंट रेशियो डू नॉट इंक्लूड, डेट मैनेजमेंट रेशियो में किसको इंक्लूड नहीं करते, क्या डेट मैनेजमेंट रेशियो के अंदर हम लोग जो है वो टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो में इंक्लूड करते हैं, यस। ईबीआई टीडीए को कवरेज रेशियो मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो है इसको हम कंसीडर करते हैं, यस। डेट रेशियो को कंसीडर करते हैं, यस। प्राइस और कैश फ्लो रेशियो को इसको हम कंसीडर नहीं करते। तो आंसर जो बनेगा 62 का वो क्या, डी। आगे 63 क्रेडिट सेल जो है एक फॉर्म की इन ए सर्टेन ईयर वो थी 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए तो क्रेडिट सेल था, ठीक है।
उसके बाद सन्डी डेटर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एंड एट द एंड में कितने थे, मतलब ओपनिंग डेटर थे 1,20,000, क्लोजिंग डेटर थे 80,000। इंडिकेट करो करेक्ट कोड फॉर द डेटर टर्नओवर रेशियो एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब आपको बताना है कि डेटर टर्नओवर रेशियो कितना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा। अब देखो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल अपॉन में, मतलब नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर। यस, नेट क्रेडिट सेल दे रखिए कितना, 1,20,000 12 लाख। यस, और एवरेज डेटर निकालना है। एवरेज डेटर कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, निकल गया कितना 1 लाख। तो ये कितना आ गया 12। तो 12 जो है वो तो क्या आ गया, डेटर टर्नओवर रेशियो, मतलब जो है डेटर जो है वो कितनी बार रोटेट हो रहे हैं, 12 बार। अब यहां पे बताना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलेगा कि 12 या 365 या वीक 52 डिवाइड में करते हो किसको, इसको डिवाइड करेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर टर्नओवर रेशियो अगर 12 आ गया तो 12 महीने में 12 बार रोटेशन है, तो कितने बार पैसा मेरे को कलेक्ट होता है, हर एक महीने में मुझे पैसा जो है वो रिसीव हो जाता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 12 और 1 बोले तो 63 का बी। आगे इंडिकेट करो करेक्ट कोड फॉर द लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब लिक्विडिटी रेशियो बतानी है। करंट रेशियो क्या लिक्विडिटी रेशियो है, यस। एसेट रेशियो लिक्विडिटी है, यस। टोटल एसेट टर्नओवर लिक्विडिटी रेशियो है, नो। डिफेंसिव रेशियो लिक्विडिटी है, यस। और इनका तीनों का फॉर्मूला मैंने बता दिया, देख लेना एक बार। 64 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी। आगे 65 आपको यहां पे दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन करो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, आपको निकालना है। सैलरी दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग दे रखा है, नेट लॉस दे रखा है एज पर पी एंड एल अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन दे रखा है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल दे रखा है, स्टेशनरी एक्सपेंस दे रखा है। अब इसके बेस पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन बताना है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लेके आते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। यस, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मैंने यहां पे ले लिया, कितना है मेरा 32,000 रुपए का नेट लॉस है। अब इसमें हम जो वो क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिट नेचर की इनकम को माइनस करेंगे जो मैं पहले ऐड करी थी, और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो खर्चे हैं उनको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, और फिर जो भी आपके नॉन कैश एक्सपेंस है उनको दोबारा ऐड बैक कर लेंगे। अब देखो सैलरी, ये तो खर्चा माइनस होना चाहिए था, यस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, अब ये जो प्रॉफिट सेल ऑन सेल ऑफ लैंड था 25,000 रुपए, ये मैंने प्रॉफिट में ऐड कर रखा था, जबकि क्या ये ऑपरेटिंग खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग, इसको माइनस करना है, यस मैंने माइनस कर दिया। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये बिजनेस का लॉस है नहीं, तो इसको दोबारा क्या कर, जबकि इसको माइनस कर रखा था, इसको दोबारा ऐड करेंगे, तो ऐड कर दिया कितना 13,000। अच्छा, फिर नेट लॉस तो हमने ले लिया। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, ये दोनों जो है ये क्या है सर, ये दोनों नॉन कैश नेचर के एक्सपेंस है, तो इनको दोबारा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको कंप्यूट करोगे तो आंसर क्या आएगा 8800। तो 8800 इज द फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बी। आगे, when the total of both the side of the balance sheet is converted to 100, अगर जो बैलेंस शीट है उनकी टोटल, ये बैलेंस शीट जो हमारी होती है इसकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, इन दोनों के टोटल को हमने क्या मान लिया, 100 और 100 मान लिया, ठीक है जी। ईच आइटम इज शोन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एंड दिस एक्सरसाइज इज कैरी आउट फॉर मोर देन 2 ईयर, इसको क्या बोलते हैं। तो ये एक एनालिसिस है जिसमें हम जो है वो क्या करेंगे, अब लायबिलिटी साइड पे जितनी भी आइटम है उसको इनसे जो है वो क्या करेंगे कंपेयर, और एसेट साइड पे जितनी भी आइटम है उसको इस वैल्यू से जो है वो क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो इस जो एनालिसिस को हम बोलते हैं क्या, कॉमन साइज एनालिसिस, क्या बोलेंगे, कॉमन साइज एनालिसिस। आगे एक एनालिसिस जिसमें परसेंटेज फाइनेंशियल एन एनालिसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ऑल द बैलेंस शीट आइटम आर डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट एंड द टोटल इनकम स्टेटमेंट आइटम आर डिवाइडेड बाय नेट सेल एंड रेवेन्यू, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी यही बोलते हैं कॉमन साइज एनालिसिस। तो 67 का डी। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है अकाउंटिंग का जो डील करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग से रिलेटेड डेटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एलोकेट करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी। चलो जी आगे, कैलकुलेट करो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जो कैसे निकलती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस में डायरेक्ट लेबर प्लस में डायरेक्ट ओवरहेड, तीनों को अगर जोड़ दो तो क्या निकल के आएगा, वो आएगा जी आपका प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया था 1 लाख, लेकिन कंज्यूम कितना है 90, तो 90,000 का मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर कितनी है 60,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना 20 का। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये आपके फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा, ये आपका प्राइम कॉस्ट के अंदर नहीं आएगा। इन तीनों को ऐड कर लो तो कितना आ गया 1,70,000। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम कॉस्ट। तो 1,70,000। आगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मटेरियल, आपने जो खर्चा किया किसमें, मटेरियल पे, लेबर पे, मशीनरी पे, प्रोडक्शन पे, इंस्पेक्शन पे, आर सम अप टू फाइंड, इनको हम जोड़ते हैं क्या करने के लिए, इसको हम जोड़ते हैं सम अप करते हैं, तो ये क्या निकल के आती है, फैक्टर कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आती है। आगे मार्जिनल कॉस्टिंग में भी प्रेफर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम प्रेफर करते हैं किसके मुकाबले में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुकाबले में। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करके चलती है। तो बोलते हैं इट अनेबल द यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, बोले तो डी।
Which of the following statement are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। पहला, मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। वो इंडिपेंडेंट सिस्टम कॉस्टिंग नहीं है। बिल्कुल मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो टोटल कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। तो ये बात एकदम क्या है? सही है। बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ऑल फंडामेंटल ऑफ द कॉस्ट को डिवाइड करते हैं फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट में। बिल्कुल सही बात है। मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। अरे नहीं सर, मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट को लेकर चलते हैं। ये गलत है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट ए टेक्निक कॉस्ट एनालिसिस। सर गलत है। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम जो कॉस्ट को एनालाइज करने की टेक्निक के तौर पर यूज करते हैं। तो ये भी गलत। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 एंड 2 बोलते हो सी। आगे 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द अजम्पशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो अजम्पशन है किसका? मार्जिनल कॉस्टिंग का। सबसे पहला बोलता है पर यूनिट सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होता है? अनचेंज रहेगा। पर यूनिट बेसिस पे तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। ये बात एकदम क्या है? सही है। फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल सही बात है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होता है? टोटल की बात हो रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी होता रहेगा। जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। जितना प्रोडक्शन कम करोगे उतना टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। एंड द एलिमेंट जो है कॉस्ट का उसको डिवाइड करेंगे फिक्स एंड वेरिएबल में। यस, तो आंसर जो बनेगा 73 का वो क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे 74, अकाउंटेंट कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट डिफर करता है इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट से। क्यों? मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग जो वो लेके चलते हैं ओनली किसको? मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल ऐसी कॉस्ट को लेके चलते हैं जो वेरिएबल नेचर की है। जबकि इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि टोटल कॉस्ट को आप जो है वो क्या करोगे? कंसीडर करोगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी। तो किस मतलब जो फर्क आएगा दोनों में किस कारण से आएगा? फिक्स कॉस्ट के कारण। आगे, इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन द बिहेवियर जो है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विल बी। तो बोलता है अगर हम क्या करते हैं इन इंक्रीजिंग द फिक्स प्रोडक्शन वॉल्यूम सिचुएशन में बिहेवियर जो है फिक्स कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट का वो क्या होगा? अब ये बताओ एक बार, अगर टोटलिटी की बात करें, अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम आप बढ़ाओगे, ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? अगर प्रोडक्शन यूनिट के अंदर बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा? फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी। यस, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या होगी? बढ़ेगी इन टोटलिटी में। यस, तो क्या बोलता है क्वेश्चन में? इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन के वॉल्यूम को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, उस सिचुएशन में बिहेवियर जो है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का वो क्या होगा? तो फिक्स कॉस्ट जो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, जबकि वेरिएबल कॉस्ट लगातार बढ़ती रहेगी। तो आंसर क्या बनेगा? सी। आगे, वाई इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यूज? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है पीवी रेशियो, उसको हम क्यों यूज करते हैं? तो पीवी रेशियो को यूज करते हैं कंप्यूट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी वॉल्यूम ऑफ सेल। यस, पीवी रेशियो को यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट को एंड लेवल ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड टू अर्न ए डिजायर्ड प्रॉफिट। यस, पीवी रेशियो को यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स को। यस, तो आंसर जो बनेगा 76 का वो क्या बनेगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कॉजेज? इनमें से कौन से पॉसिबल रीजन है किसके? मटेरियल प्राइस वेरिएंस के। तो जो आपका जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो किस वजह से आता है? तो पहला, चेंज इन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस में चेंज होगा तो क्या वेरिएंस भी आपका चेंज होगा? यस और नो? मतलब क्या कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी? और कॉस्ट अगर चेंज होगी तो क्या आपका मतलब अगर प्राइस अगर मान लो बढ़ जाएंगे तो एक्चुअल कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड तो आपका सेम रहेगा, तो उसके कारण जो है क्या वेरिएंस आएगा? यस, तो एक ये भी रीजन है। दूसरा, जब आप पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल को यूज कर रहे हो, क्या इसकी वजह से वेरिएंस निकल के आएगा क्या? सर अगर पुअर क्वालिटी का मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं लेकिन प्राइस अगर उसका सेम ही है तो उसकी वजह से कोई वेरिएंस नहीं आएगा। इनएफिशिएंट बाइंग, अगर इनएफिशिएंट बाइंग किया तो वेरिएंस आएगा। अनटाइमली बाइंग कर लिया, बिना टाइम को देखे हुए अगर आपने बाइंग कर लिया, जिस टाइम पे इकोनॉमी में रेट बहुत हाई थे उस टाइम पे बाइंग कर लिया, टाइम को कंसीडर नहीं किया, तो भी आपका जो है वो वेरिएंस आएगा। पेइंग ओवर टाइम फॉर द अर्जेंट वर्क, इसके साथ वेरिएंस आएगा। मटेरियल का वेरिएंस आएगा? नो। यूज कर लिया सब्स्टिट्यूट मटेरियल फॉर द डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जो है सब्स्टिट्यूट मटेरियल का यूज कर लिया, तो क्या वेरिएंस आएगा? यस, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 3, 4 एंड 6 ए। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर द सेम। बोलता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो सेम है। नहीं सर, सेम नहीं है। फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मोर सुटेबल है मार्जिनल से। सर क्या बात करो, उल्टा बोल दिया, बल्कि मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादा सुटेबल है अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो, क्योंकि वहां पे ओनली प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट को ही हम कंसीडर करते हैं। तो ये भी गलत हो गया। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप जो है उसको डिनोट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ड है ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। यस, तो आंसर क्या बनेगा? 3 एंड 4। 79, सेग्रीगेट करना एक्सपेंसेस एज फिक्स एंड वेरिएबल हेल्प करता है मैनेजमेंट को एक्सेस करने में कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर। ये बात एकदम जो है वो क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। जब हम क्या करते हैं अपने खर्चे को डिवाइड करते हैं फिक्स और वेरिएबल के अंदर, तो मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं खर्चों के ऊपर। यस, क्योंकि मैनेजमेंट को बदल जाएगा कि कौन सा खर्चा फिक्स है और कौन सा क्या वेरिएबल है। मैनेजमेंट कैन बी कंपेयर द एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंस विद द बजटेड वेरिएबल एक्सपेंस एंड टेक करेक्टिव एक्शन थ्रू द वेरिएंस एनालिसिस। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट।
आगे, एक्टिविटी और ऑपरेशन ऑफ एवरी कॉस्ट सेंटर शुड बी होमोजीनियस। वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस नेचर का जो है वो होना चाहिए, ताकि आप यूनिफॉर्म बेसिस पे जो है वो क्या इंश्योर कर सके, चार्जिंग एक्सपेंस विद द सेंटर। बिल्कुल सही बात है, ताकि हर डिपार्टमेंट को हम जो है इंश्योर कर सके इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा आएगा। ओके, फिर बोलते हैं एक्टिविटी और ऑपरेशन जो है हर कॉस्ट सेंटर मतलब हर डिपार्टमेंट का मस्ट बी वेल डिफाइंड होना चाहिए और क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। यस, पहले से बताओ कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो क्या काम करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट। आंसर क्या आएगा 80 का? ए। आगे असर्शन दे रखी है, द बिजनेस अर्न करेगा सरप्लस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। अगर मान लो बिजनेस जो है वो सरप्लस जो है वो गेन कर रहा है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो क्या उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं? यस। फिर आगे बोलता है वंस फिक्स कॉस्ट आर फुली रिकवर। अगर एक बार आपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लिया तो जो एक्सेस बचेगा उसको प्रॉफिट बोलोगे? नहीं सर, अभी तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, उसमें से टैक्स माइनस होगा, फिर जो बचेगा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये क्या है? गलत है। तो आंसर जो बनेगा 81 का वो क्या बनेगा? सी। असर्शन तो ट्रू है बट रीजनिंग इज फॉल्स। आगे असर्शन दे रखी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कंसीडर टू बी द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बोलता पीवी रेशियो जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है, आप उसको यूज कर सकते हो एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है इफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंप्रूव होगा ना तो उसका जो है उसका मतलब ये है कि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या ज्यादा है। ये बात भी एकदम क्या करेक्ट। अगर पीवी रेशियो इंप्रूव हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यही चीज तो अपने को बता रही है ना कि अपनी कंपनी जो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रही है। यस, तो दोनों बातें सही और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो डिफरेंस है किसका? बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल अलाउड फॉर द एक्चुअल आउटपुट एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज। बिल्कुल सही बात है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में यही तो निकालते हैं। फिर बोलता है फेवरेबल वेरिएंस जो है वो रिजल्ट कब निकलेगा? इफ एक्चुअल कॉस्ट है वो लेस है किससे? स्टैंडर्ड कॉस्ट से। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें जो है वो क्या करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या? ए। आगे ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बोथ मैथमेटिकली ग्राफिकली। ब्रेक इवन पॉइंट को आप मैथमेटिकली ग्राफिकली दोनों तरीके से निकाल सकते हो। बिल्कुल। फिर बोलते हैं व्हेन इट इज डिटरमाइंड द ग्राफ, जब आप उसको ग्राफ के थ्रू निकालोगे तो जो ग्राफ जो आप ड्रॉ करोगे उसको ब्रेक इवन चार्ट बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, दोनों बातें सही है, लेकिन रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि ब्रेक ऊपर तो क्या बोल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट को दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली भी ग्राफिकली। लेकिन नीचे जो बात ओनली ग्राफिकल की कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा है। तो दोनों बातें तो करेक्ट है लेकिन रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्या आएगा? बी। आगे मैचिंग करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है इसका फॉर्मूला जो क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल। और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला जो वो क्या? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी। तो 4 3 2 1 बोल दो ए। आगे ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो उस पे इंपैक्ट पड़ता है किसका? पुअर वर्किंग कंडीशन। फिर मतलब एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों किस वजह से आएगा? अगर पुअर वर्किंग कंडीशन है। वॉल्यूम में वेरिएंस है वो किस वजह से आएगा? अगर मान लीजिए क्या हो गया, वर्किंग डेज जो है वो ज्यादा या कम हो गए हैं, उसकी वजह से आपका जो अमाउंट है मतलब जो क्वांटिटी है वो कम या ज्यादा हो जाएगी। लेबर आइडल टाइम जो किस वजह से आएगा? पावर फेल। अगर पावर फेल हो गया तो लेबर खाली बैठेगी, उसकी वजह से लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है एफिशिएंसी में इम्पैक्ट किस वजह से आएगा? अगर आप जो है वो क्या करोगे, लो ग्रेड के एम्प्लॉय को अगर अपॉइंट कर दोगे तो आंसर जो बनेगा 86 का वो क्या बनेगा जी आपका? बी। आगे 87 लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है, अब आपको बताना लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो आप कैसे कंप्यूट करते हो? तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस में एक्चुअल कॉस्ट। लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो लेबर रेट वेरिएंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? एक्चुअल आवर इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट। एफिशिएंसी वेरिएंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा जी? वो रहेगा आपका स्टैंडर्ड रेट इनटू में स्टैंडर्ड आवर माइनस में एक्चुअल आवर। और आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? आइडल आवर ले लो इनटू में स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो आंसर जो बनेगा 87 का वो क्या बनेगा? डी। आगे 88 वेरिएबल कॉस्ट आपको यहां पे जो है वो बता रखा है। वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका मार्जिनल कॉस्ट यस वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज हायर। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है वो क्या होगा? हायर होगा। किसमें? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्योंकि वहां पे जो है वो आप वेरिएबल कॉस्ट और साथ में फिक्स कॉस्ट को भी इसमें कंसीडर करके चलते हो, इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो दोनों कॉस्ट आती है, तो इसलिए जो आपका वैल्यूएशन रहेगा स्टॉक का वो ज्यादा आएगा। मार्जिनल एंड डिफरेंशियल कॉस्ट जो है वो क्या होंगी? सेम। मार्जिनल एंड डिफरेंशियल कॉस्ट सेम होंगे अगर फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है। बिल्कुल। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो क्या? फिक्स कॉस्ट जो है उसको एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम द इन्वेंटरी वैल्यूएशन। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये बात क्या है? करेक्ट। तो 88 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका? बी। आगे 89 परफॉर्मेंस बजटिंग की अगर बात करें तो ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग जो अप्रोच है ये किसने दिया था? जिमी कार्टर ने। समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मास्टर बजट। एंड विच रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द एक्टिविटी
एक्चुअली अटेन उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स बजट। तो फिक्स बजट जो है वो चेंज नहीं होता। तो 89 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी। आगे 90, कॉस्ट कंट्रोल पर्पस। कॉस्ट कंट्रोल जो है वो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है। किसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, जो है अगर हम बात करें यहां पे तो बोलते हैं बजटिंग सिस्टम जो है की मैनेजरियल फंक्शन को क्या करता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है। और प्रोडक्शन पॉलिसी जो है वो क्या, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो गाइड करता है फ्यूचर की प्रोडक्शन पॉलिसी को। तो आंसर जो बनेगा 90 का वो क्या बनेगा, बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन बोलता है इन केस ए प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, अगर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है कितना, 20 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है वो दे रखी है कितनी, 14 रुपए पर यूनिट। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो पूरे साल के दे रहे हैं कितने, 5,40,000 के। फिक्स सेलिंग ओवरहेड पूरे साल के दे रहे हैं कितने, 2,52,000। और ब्रेक इवन बताना है इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। अगर डिजायर्ड प्रॉफिट अगर आपका 60,000 अगर आपको कमाना है तो आपको बताना है यहां पे क्या, ब्रेक इवन बताना है। क्या बताना है, ब्रेक इवन वॉल्यूम बताना है सेल्स में, मतलब क्वांटिटी के अंदर भी और वैल्यू के अंदर भी। अब देखो जी एक बार इसको समझो, सेलिंग प्राइस था 20 रुपए पर यूनिट और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 14 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया, 6 रुपए। यस। पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं सर, पीवी अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अमाउंट में भी, और ब्रेक इवन पॉइंट आपको जो है वो निकालना है किसमें, क्वांटिटी में भी। ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। यस। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 7,92,000 मिल गया, और अपॉन में पीवी रेशियो जो है वो निकालना है। पीवी रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग 200 करके निकल जाएगा। यस। तो ये आ गया 30%। तो इसके बेस पर मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आ रहा है जनरली 60,000 के प्रॉफिट को कंसीडर किए बिना मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो कितना आ रहा है, 26,40,000। कितना रहे, 26,40,000। अगर मेरे को प्रॉफिट कमाना है 60,000 रुपए का एक्स्ट्रा, अगर मेरे को जो है वो मेरे डिजायर्ड वॉल्यूम प्रॉफिट कितना है 60,000, तो इसके बेस पर जो है वो आप अब देखो अब कितना डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम आपको चाहिए। अगर 60,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितना जो है वो आपको चाहिए, कितना आपको सेल्स करनी है, तो कैसे निकालोगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, अब फिक्स कॉस्ट है वो कितना 792 का तो फिक्स कॉस्ट और 60,000 मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसको ऐड कर लो अपॉन पीवी रेशियो 30%, तो ये कितना 28,40,000। तो इसका मतलब जो है वो क्या हो गया कि अगर आपको जो है वो क्या करना है, ध्यान देना, अगर आपको 60,000 का प्रॉफिट चाहिए तो आपको टोटल जो सेल करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 28,40,000 का। तो कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी आ गया, तो नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न 60,000 प्रॉफिट वो कितना आएगा, 1,42,000। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 26,40,000 और 1,42,000। तो इसके बेस पर हमने निकाल लिया यहां पे ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम हमने निकाल लिया। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो इन टर्म्स ऑफ सेल वॉल्यूम निकाल लिया वो तो कितना आ गया मेरा 26,40,000 ये आ गया जो हमने ये निकाल लिया था। यस। और फिर हमने जो क्या निकालना था, अगर नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड आपको बताना था टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 60,000 कि 60,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी यूनिट ऑफ प्रॉफिट जो हम क्या मतलब कितनी क्वांटिटी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे थे वो हमने यहां पे देख लिया। अब यहां पे हम कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा कि भाई अब डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम जो है वो अपने को निकालना है 60,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो हमने देख लिया 792 कवर करने और 60,000 डिवाइड में 30% करूंगा तो 28,40,000 की मेरे को टोटल सेल करनी पड़ेगी। 20 रुपए की एक यूनिट है, 28,40 की टोटल सेल डिवाइड में 20 करूंगा तो आ जाएगा कितना, 1,42,000। तो 1,42,000 क्वांटिटी अगर मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा तो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट जो मैं 60,000 कमा सकता हूं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। ओके जी सर। लो जी, ये हो गए अपने टॉप 91 क्वेश्चंस अकाउंटिंग के जो हमने कवर किए आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो अच्छे कमेंट कीजिएगा। और बाकी फाइनेंस के कल करेंगे लगभग 140 क्वेश्चन मैंने जो है वो अरेंज करके वो हम करेंगे। और साथ में आप बीच में एक वीडियो और डालूंगा जिसके अंदर में हम पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। अपने पेपर नंबर 2 के अंदर ना पैराग्राफ भी आता है। ओके 10 क्वेश्चन आते हैं मतलब 20 नंबर का, और वो पैराग्राफ हर बच्चे का गलत होता है क्योंकि वो लास्ट में जल्दी पूछते हैं और लास्ट तक बच्चा वैसे उसका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है और वो उसको कवर नहीं करता, जबकि वो फ्री के 20 नंबर होते हैं। आप सोचो कि अगर वो 10 क्वेश्चन पहले आपके कवर हो गए जो आसान भी हैं उसी पैराग्राफ में से आ रहे हैं तो कितना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो खैर उसको मैं आपको कवर करवा के दूंगा। अभी तो एक बार ये अकाउंट्स वाले क्वेश्चन करो और बाकी कल पहले फिनांस करेंगे, फिर एक वो वीडियो एक्स्ट्रा में डाल के दूंगा आपको। ठीक है ना। बाकी मेहनत करते रहो, रिवीजन जो है वो करते रहो बढ़िया तरीके से, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ओके जी, चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।